बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आप छोड़ दीजिए मुझे और जिसको मैंने तन्हा पैदा किया है और दे दिया है उसको माले कसीर और बेटे दिए हैं जो पास रहने वाले हैं और मुहैया कर दिया है उसे हर किस्म का सामान, फिर तमा करता है कि मैं इसे मजीद अता करूं। हरगिज नहीं, वो हमारी आयतों का सख्त दुश्मन है। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो कठिन चढ़ाई चढ़े। सूरा अल-मुदस्सिर की आयत 11 से 17 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी हमें तौफीक अता फरमा दे। आज पीर है 20 रजब अल-मुरज्जब 1433 हिजरी 11 जून सन 2012। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर रोजनामा नवाब वक्त इस्लामाबाद तशरीफ फरमाए। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद आपको। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर, आज की लीडिंग स्टोरी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का बयान है। गुज़श्ता रोज उन्होंने लाहौर में नाज़रीन मीडिया से गुफ्तगू की और गिलानी साहब का कहना था कि अरसलान केस में फौज का कोई किरदार नहीं। बेटों के मामले पर 4 साल से मीडिया को भुगत रहा हूं। चीफ जस्टिस को तो अभी 4 दिन हुए हैं, वो अरसलान का नहीं तो मेरे बेटे को अपना बेटा समझकर केस सुन लें। जमहूरियत का सबक देने वाले बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियाद पर कराएं नवाज शरीफ। अरसलान केस में फरीक क्यों नहीं बनते? मलिक रियाज के नवाज शरीफ समेत तमाम सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी नाअहली से फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसा कोई और आ जाएगा। और फिर अरसलान केस के हवाले से क्रिस्टीना लैम्ब का बयान है कि जस्टिस इफ्तिखार के बारे में मनसूब बातें मनगढ़ंत हैं, कोई स्टोरी ब्रेक नहीं कर रही। बरतानवी अखबार संडे टाइम्स की ब्यूरो चीफ हैं वाशिंगटन में। और फिर जाहिद बुखारी साहब कहते हैं कि अरसलान केस की आज से रोजाना समाअत होगी और मलिक रियाज आज वापस आ जाएंगे। मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब से जानना चाहेंगे अरसलान केस के हवाले से। और जावेद साहब, गिलानी साहब ने जो फरमाया है कि इस केस में फौज का कोई किरदार नहीं है, आप अब तक की जो इस केस में डेवलपमेंट हुई है, जो बयान, जो इल्जामात मुख्तलिफ लोगों पर, सहाफ़ियों पर, सियासतदानों पर, जर्नलों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर लग रहे हैं मलिक रियाज साहब से ताल्लुकात के हवाले से, आप बताइएगा कि आपके पास मजीद क्या खबर है और गिलानी साहब के बयान को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जी ये जो मलिक रियाज का केस है और इसमें जब चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे उनका नाम आया है तो ये एक बहुत ही एक नाजुक मसला बन गया। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस जो है वो एक जब से वो बहाल हुए उन्होंने सुओ मोटो एक्शंस लिए हैं और नोटिस लिए हैं और बहुत से ऐसे इदारों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है जिनमें कि सदर भी शामिल हैं, उसके अलावा हुकूमती इदारे शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं जो वो लापता अफराद के हवाले से केसेस सुन रहे थे और वो बहुत से जो लापता अफराद जिनको कि सिक्योरिटी एजेंसीज अदालत में पेश नहीं कर रही थी और वो लापता थे, उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर पेश किया। ये तमाम जो मुकदमात हैं इनकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि ये जो सारा मामला सामने आया है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट या ठोस एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों का ये दावा है कि उन्होंने एविडेंस देखा है कि चीफ जस्टिस के साहबजादे जो हैं उनके ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया गया है, उन्हें बैरून मुल्क सफ़र कराया गया है, उनके अखराजात जो हैं वो बैरिया टाउन या मलिक रियाज ने उनको वो अफोर्ड उन्होंने किया है, उन्होंने उनकी बैंक रोलिंग की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी तक हवा में मुअल्लिक है और चूंकि ये मीडिया में कुछ लोग इस पर बातें कर रहे थे और तबसरे कर रहे थे तो चीफ जस्टिस ने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया और उस एक्शन के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और वो चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि इसके 2 बेनिफिशरीज हो सकते हैं इम्कानी तौर पर, एक तो हुकूमत खुद है जो कि चीफ जस्टिस के हाथों बहुत परेशान है। चीफ जस्टिस जो है वो बार बार वो स्विस केस के बारे में प्राइम मिनिस्टर को सजा भी दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा वो ये समझ रहे हैं कि जो बहुत से मामलात हैं उनमें हुकूमत जो है वो सही नहीं जा रही और डिफाइंस कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी नहीं कर रही है। तो एक ख्याल ये किया जाता है कि ये सारा मामला जो है, चूंकि मलिक रियाज जो है एक बहुत बड़े टाइकून हैं इसके रियल एस्टेट के और खरबपति समझे जाते हैं और उनके बड़े सियासतदानों से ताल्लुकात हैं, उनके जरदारी साहब से भी बहुत करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। तो एक ख्याल ये है कि शायद हुकूमत इसमें
मुलव्वस होगी कि उन्होंने मलिक रियाज को आगे किया और उसके अलावा उनके बेटे के ऊपर इल्जामात लगवाए ताकि वो चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव डाल सके। और दूसरा जो बेनिफिशरी कहा जा रहा है, जो जिसको फायदा होगा इस सारे केस से, वो सिक्योरिटी के वो इदारे हैं जिनके को बार बार चीफ जस्टिस बुला के कहते हैं कि वो लापता अफराद जो है उनको प्रोड्यूस किया जाए, और वो कह रहे हैं कि आप कानून और आइन के दायरे में रहकर ये तमाम जो इक़दाम कर रहे हैं ये करें और कोई ऐसा काम न करें जो मावराए कानून और आइन हो। तो ये तमाम जो लोग जो चीफ जस्टिस की ये जो सुओ मोटो एक्शंस और सुओ मोटो नोटिस की वजह से मुतासर थे और कहा जा रहा था कि वो बहुत परेशान थे, शायद उनमें से किसी ने ये तमाम मामला जो है इसको किया, ये इंजीनियर किया गया है सारा मामला। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि फौज या हुकूमत इसमें मुलव्वस है। तो चीफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसी बात को क्लियर किया है कि हम में से कोई इसमें मुलव्वस नहीं है, हमें क्या फायदा होगा। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले के जो बेनिफिशरीज हैं वो हुकूमत है या फौज है। दूसरी तरफ ये है कि अब तो ये सूरत हाल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा चुका है, इसकी हेयरिंग होने वाली है और जो उनके वकील है मलिक रियाज के, उन्होंने कहा कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं और वो आके बयान देंगे। और एविडेंस जो है अभी तक इस केस का अदालत के सामने नहीं है और अदालत ने यही कहा है कि दोनों फरीक जो है वो अपना एविडेंस पेश करें। और मलिक रियाज जो है वो कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, हालांकि वो एक मरीज हैं इस वक्त और बरतानिया में वो जेर इलाज है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि वो वापस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आके अपना बयान जो है वो देंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प केस है। इसमें बहुत से लोग इसलिए भी खुश है कि चीफ जस्टिस साहब के लिए एक परेशानी का सबब है ये केस, और शायद वो चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस शायद वो पीछे हट जाए और जो इस वक्त जो उनका शहबाज शरीफ साहब का बयान भी इसी सिलसिले में शामिल करना जारी है वो शायद खत्म हो। शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि जस्टिस इफ्तिखार आखिरी उम्मीद है, उन्हें या अदलिया को गिराने की कोशिश हुई तो मुल्क पर अली बाबा 40 चोरों का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो अदलिया के खिलाफ साजिश है या नहीं, फैसला मुनसिफ करेंगे। वक्त का तकाजा है कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो। डोगर राज को तौसीक के बदले जरदारी की मुकदमात खत्म करने की पेशकश ठुकरा दी थी। इस्लामाबाद बैठा मदारी टेंट ऑफिस आकर करतब दिखा ले। उलमा मशाइख बदअमनी की आग ठंडी करने के लिए अपना किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं आप मोहतरम जावेद साहब कि जस्टिस इफ्तिखार आखिरी उम्मीद है, उन्हें या अदलिया को गिराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक तासुर यह है कि हुकूमत जो है वो इस चीफ जस्टिस को और अदलिया को कमज़ोर करके वो तमाम जो उनके ऊपर दबाव है बदउनवानी के हवाले से, उनकी मिस गवर्नेंस के हवाले से जितना भी दबाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और जो एहतसाब हो रहा है उनका, उससे वो खौफजदा और परेशान है। और वो समझते हैं कि अगर चीफ जस्टिस को अंडर प्रेशर लाया जाए अरसलान के जरिए, उनके बेटे के केसेस के जरिए, तो शायद उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या चीफ जस्टिस जो है वो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मौजूदा उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे पीछे हट जाएंगे। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ का ये कहना कि हमें अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए और चीफ जस्टिस आखिरी उम्मीद है, उसका मतलब यही है कि जो करप्शन और बदउनवानी है उसके हवाले से वो एक उसके आगे वो बंद बांध रहे हैं, उसके आगे वो एक दीवार हैं। इसलिए वो समझते हैं कि अगर इनको गिरा दिया गया या इनको हटा दिया गया रास्ते से या कमज़ोर कर दिया गया तो ये एहतसाबी अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, करप्शन अपने उरूज पे चली जाएगी और ये तमाम जो चीज़ें ये पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उसमें और शिद्दत आएगी। जो इस वक्त बदउनवानी है, करप्शन है, मिस गवर्नेंस है और लॉलेसनेस है, ये बढ़ जाएगी। तो उनका ये ख्याल है कि हमें चीफ जस्टिस को सपोर्ट करना चाहिए और अदालत के साथ कौम को खड़ा होना चाहिए। इस तनाजुर में ये जो तमाम केस चल रहा है इसमें यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है या कुछ और इदारे जो है वो चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है अपने मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, या ये कि उनका जो इस वक्त रवैया है हुकूमत के हवाले से, उसके इदारों के हवाले से और हुकूमत की जो बदउनवानी है और मिस गवर्नेंस है उसके हवाले से जो कुछ वो नोटिस ले रहे हैं वो लेना बंद कर दे ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े उनके बेटे के केस के हवाले से। तो ये एक तरह से एक सियासी जंग भी बनती जा रही है
तो इसलिए इस लिहाज से शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो इस तनाजुर में और अहमियत रखता है। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। और नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। पहले पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से खबरें मुलाहिजा फरमा लीजिए कि पेनिटा के पाकिस्तान के बारे में बयान से कशीदगी मजीद बढ़ गई। जनरल कियानी ने अमरीकी नायब वज़ीर दिफा को मुलाकात का वक्त देने से मुआज़रत कर ली। पीटर लॉय मुसलसल 3 रोज जनरल कियानी से मुलाकात की कोशिश करते रहे, नाकाम होकर खाली हाथ वापस अमेरिका जा रहे हैं। फिर वॉशिंगटन टाइम्स की एक स्टोरी है कि पेनिटा भारत में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी। वॉशिंगटन टाइम्स, अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, हमारा मंसूबा था पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को एबटाबाद ऑपरेशन से बेखबर रखेंगे। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से खबर यह है कि सियाचिन सरक्रीक पर पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात आज शुरू होंगे, ड्रामाई पेशरफ्त की उम्मीद ना रखें, भारतीय वज़ीर दिफा का यह बयान है। और सियाचिन पर मुज़ाकरात का आगाज ज़ियाउल हक राजीव गांधी ने किया था, मसले के हल पर इत्तफाक के बावजूद भारतीय फौज ने मुआहिदा ना होने दिया। जावेद साहब से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में जो लियोन पेनिटा ने पाकिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद फिर जनरल कियानी के हवाले से जो खबर है, और वाशिंगटन टाइम्स ये कह रहा है कि दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। और मुनव्वर हसन साहब का ये कहना है कि अमरीकी मुदाखलत के बाद पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। आप समझते हैं कि मामला इसी तरफ जा रहे हैं, पाक अमरीका टकराव होने वाला है? देखिए, मैं समझता हूं कि लियोन पेनाटा ने जो जाके बयान दिया और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि उन्होंने वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कहा कि ये दहशत गर्दी का सबसे बड़े महफूज ठिकाने पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो है हमारा सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और उन्होंने एक और भी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम फाटा में हालत जंग में, वहाँ फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम फाटा के साथ हालत जंग में, इसका मतलब वो पाकिस्तान के साथ हालत जंग में। तो इस तरह के इन बयानात से पाकिस्तान में सख्त मायूसी पाई जाती है। और जो इस वक्त पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को दोबारा मामूल पे लाया जाए और जो ये कशीदगी है वो ख़त्म की जाए, उसको लियोन पेनाटा जो है उसके बयान ने मजीद उसमें शिद्दत पैदा की है। और अब ये इम्कानात कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो जल्द मामूल पर आ जाएंगे, वो शायद ना हो सके। उसकी वजह यह है कि ये जो बयानात हैं इनको पाकिस्तान ने न सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में और खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कोशिशें हो रही थी सफारती चैनल के जरिए और पसे पर्दा कि जी ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अब कशीदगी से पाक होना चाहिए और एक मामूल के ताल्लुकात वापस जो है उसी सतह पे आने चाहिए जो कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले से पहले थे। तो बयान ये है कि अमेरिका हमें अपना कमी समझता है। दूसरी जानिब जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोनों ममालिक में इंतखाबात बहुत करीब हैं, अमेरिका में भी इंतखाबात करीब हैं और पाकिस्तान में भी हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है, अब इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। आप बताइएगा कि ये कशीदगी क्या सिर्फ इसी वजह से है कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है बराक ओबामा ने और वो कैंपेन चला रहे हैं और अमरीकी अवाम को खुश करना चाहते हैं, कुछ अमरीकी अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी इस हवाले से मजीद पेश करना चाहते हैं, और इसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन करीब आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो सदर जरदारी ने जब उनसे पूछा गया कि ये लियोन पेनाटा का बयान जो है इसको आप किस तरह देखते हैं, तो सदर ने कहा कि आपको पता है अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं और इस लिहाज से इस बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में या उस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि वो अमरीकी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए उन्होंने बयान दिया है और वो ये समझते हैं कि इस तरह के जारियाना बयानात से उनको वोटर्स उनके खुश होंगे और सदर ओबामा जो है दोबारा कामयाब हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक पहलू इसका ये है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका, जैसे आपने मुस्लिम लीग नून का बयान पढ़ा कि पाकिस्तान को कमी समझता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस वक्त जो रवैया है अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से, वो एक हलीफ का एक बराबरी की सतह पे जो एक हलीफ मुल्क होता है, एलाई होता है, उसका नहीं है, बल्कि वो डिक्टेट करवा रहा है पाकिस्तान को और वो उसने पॉलिसी इख्तियार कर रखी है जो कि दोस्तों की नहीं होती, बल्कि अयूब खान की ज़बान में वो हमें वो फ्रेंड्स
होना चाहिए, लेकिन वो मास्टर्स हैं। राइट, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जो है, बिल्कुल सही। जावेद साहब, इंटरप्ट करना चाहूंगा इंतहाई माजरत के साथ, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है। वही रिलेशन। जी सर, हमें ब्रेक के लिए जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बैक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब तशरीफ़ फरमाया और बात हो रही थी पाक अमरीका ताल्लुकात की। जावेद साहब, आप फरमा रहे थे अयूब खान साहब के हवाले से और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से, उन्होंने फरमाया था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो आप समझते हैं कि फ्रेंड्स बहुत पीछे रह गए हैं और अब हम एनिमी बन चुके हैं? बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि आप देखें कि जनरल मुशर्रफ ने जब से हम एलआई बने इस वॉर ऑन टेरर में, उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं एक हद तक स्मूथ थे। लेकिन जब से ये रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, उसके बाद एबटाबाद का जो ऑपरेशन किया उन्होंने पाकिस्तान की मर्जी के बगैर और पाकिस्तान को बताए बगैर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की वायलेशन करते हुए एबटाबाद में ऑपरेशन किया। उसके अलावा जो सलाला चेक पोस्ट पे हमले हुए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान को एक सेकंड रेट सिटीजन, एक सेकंड रेट स्टेट के तौर पर जो है ट्रीट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को बराबर की एक हलीफ के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे और वो अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या खुद मुख्तारी का एहसास नहीं है। यही वो बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो क़यादत है जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत और दूसरे लोग तमाम शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। हमारे साथ उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, उन्हें कोई हमारी खुद मुख्तारी और सलामती का उन्हें कोई एहसास नहीं है। वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस वॉर ऑन टेरर में। और इस वक्त 40,000 से ज़्यादा हमारे शहरी जहाँ बहक हो चुके हैं, 5 से 6,000 हमारे फौजी जो हैं जाने दे चुके हैं और अरबों डॉलर का में नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद जो है अमेरिका मुतमईन नहीं है और वो कह रहा है जी आप हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन करें, कभी कोई उसकी डिमांड आ जाती है। तो ये तमाम पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए और पाकिस्तान को जो इस वक्त तबाही का सामना है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वो अफगानिस्तान से और दूसरे ममालिक से उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है और फाटा में जो हालात हैं और फिर हमारे पुलिस और फोर्सेस के ऊपर खुदकुश हमले मुसलसल हो रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं इनको अगर आप पेश नज़र रखें तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है तबाही के दहाने पे पहुंच रहा है और ये इस वॉर ऑन टेरर की वजह से है। लेकिन अमेरिका को इसका एहसास नहीं है और वो मुसलसल अपनी पॉलिसी जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहा है, जिसका ये रद्द अमल है कि पाकिस्तान जो है उसने एक स्टैंड लिया है, उसने एक पोजीशन लिया है। और जैसे आपने कहा कि जनरल कियानी ने पीटर लेवाय से मुलाकात से इनकार किया है, उसकी वजह यही है वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को आप अमेरिका वाले इतना आसान ना समझें और इस तरह हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है, जैसे आपने लफ्ज़ यूज़ किया था कमियों वाली, वो हमारे साथ बंद कर दें। जिस दिन अमेरिका ने ऐसा किया, मैं समझता हूँ कि उस वक्त ताल्लुकात जो है बेहतर होना शुरू होंगे और ये कशीदगी जो है ख़त्म हो जाएगी। सर, आपकी इजाज़त से हम कॉलर्स भी शामिल करना चाहेंगे। नाज़रीन, हमारा नंबर यकीनन आपने नोट फरमा लिया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ, 0423631269। हमारे साथ बताया गया पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमें लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन हम मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं और बात होगी कश्मीरियों की जदोजहद के हवाले से भी और पाक सियाचिन पर पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से। मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब से जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात आज शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सियाचिन पर बयान दिया, हमारे वज़ीर दिफा ने उससे बरक्स बयान दिया और आज मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ड्रामाई पेशरफ्त की उम्मीद ना रखें। जावेद साहब, आप कितनी अहमियत देते हैं सियाचिन पर होने वाले इन मुज़ाकरात को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है ये बेनतीजा रहेंगे। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है और उसकी पॉलिसी है वो बहुत ही हटदर्मी वाली है
और आपको पता है कि 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त तय हो चुका था कि फौरी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है फौजें यहाँ से विड्रा करेंगे और उस पोजीशन पे चली जाएंगी जैसे कि 1984 जब हिंदुस्तान ने सियाचिन पर कब्जा किया था उससे पहले वाली पोजीशन पे, लेकिन हिंदुस्तान ने इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद जितनी भी कोशिशें हुई हैं, सदर मुशर्रफ के दौर में उस वक्त के वजीर खारजा जो है वो कह रहे थे कि सियाचिन पे हमारी बातचीत तकरीबन हो चुकी है और हम फौजें जो है वापस बुलाने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो इसको नहीं मान रहा और उसकी हटदर्मी जो है वो कायम है। कब्जा उसने किया हुआ है सियाचिन के ऊपर। और हाल ही में जब जनरल कियानी ने कहा कि इस मामले पे पाकिस्तान जो है वो तैयार है बातचीत के लिए और सब कुछ एक माकूल रवैया अख्तियार करने के लिए, लेकिन उसके फौरन बाद हिंदुस्तान की तरफ से ये बयान आया कि हम सियाचिन पर किसी किस्म की कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ से फौजें जो है पीछे नहीं हटाएंगे। तो अगर इन तमाम बयानात को आप देखें जो हिंदुस्तान की लीडरशिप की तरफ से आए हैं तो साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान जो है वो सियाचिन के कज़िये को या इस मसले को हल करने की संजीदा कोशिश नहीं करेगा और उसकी नीयत नहीं है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा अखराजात वहाँ करना पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका जानी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सियाचिन को हल करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है कोई नतीजा खेज नहीं होंगे और उनके वजीर दफा ने जो कह दिया है कि किसी ड्रामाई पेशरफ्त की तवक्को नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जहन बनाया हुआ है कि हमने सियाचिन जो है वो उसको खाली नहीं करना और वहाँ से फौजें जो है वापस नहीं हटानी, इसलिए कि उनको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे वहाँ पे वो हैं और उनको बड़ा एक फ़ायदा है, एक एडवांटेज है जिसको वो लूज़ नहीं करना चाहते और हर कीमत पे वो बरकरार रखना चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्रेटरी लेवल के मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई ठोस नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा। जी ठीक, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, अगली खबर कराची के हालात के हवाले से भी हम शामिल करना चाहेंगे। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। कराची गैंग वॉर के दौरान फायरिंग, तशद्दुद, सियासी कारकुनों समेत 13 अफराद हलाक, कई इलाकों में कशीदगी, दुकानें बंद, 2 गाड़ियां नजर आतिश। मुशर्रफ कॉलोनी में 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, 5 अफराद हलाक, रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मरने वालों का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के सलामो ग्रुप से है। और अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान भी शामिल करना चाहेंगे, उसके बाद हम तबसरा लेंगे। अल्ताफ साहब ने फरमाया कि मुत्तहिदा के खिलाफ साजिशें करने वालों पर अजाब आएंगे। अल्ताफ हुसैन MKM के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त जनरल आसिफ नवाज ने कहा कि अल्ताफ का बाब बंद हो चुका, आज वो खुद मौजूद नहीं। जानते हैं कराची में दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट कर रहा है। और यही सवाल हम रखेंगे मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब के सामने कि कराची की जो हालात है, बताइएगा जावेद सिद्दीक साहब, दहशतगर्द कौन है और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, बड़ा अफसोस का मकाम है और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कराची में बिल्कुल अमन नहीं हो रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है और उसमें अमन जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और मौजूदा हुकूमत जो है ख़ास तौर पर वो इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस सारी सूरत हाल में वो हैं वफाकी हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो वफाक में भी है और सूबे में भी है, MQM भी इसमें पार्टनर है इस सारी कोalition के अंदर, और ANP जो तीसरा फैक्टर है वो है। ये तीनों जो है ये जो इस वक्त गड़बड़ हो रही है ये इन तीनों पार्टियों के गिर्द घूमती है। मैं समझता हूँ कि जो इनके अगर बयानात आप देखें तो उससे तो जाहिर होता है कि ये बहुत सीरियस है और इस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ कत्ल गारत जारी है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, लाशें मिल रही हैं और गैंग वार्स हो रहे हैं और पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो तो बिल्कुल बेबस हो चुकी है, नाकाम हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कराची में अमन व अमान कायम करने के लिए अगर पीपल्स पार्टी, MQM और ANP मुत्फिक हो जाए और अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो लोग हैं उनको वो सख्ती से मना करें कि किसी सूरत में कराची में वो बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन जब ये बयानात दिए जा रहे थे तो इसके पीछे पसे पर्दा तमाम तर वो साजिशें भी जारी रहती हैं। जो पॉलिटिकल स्पेस जो है यहाँ पे असल में जंग जो है जारी है वो है सियासी जंग है और उसमें वो समझते हैं कि
किसी को एडवांटेज नहीं लेना चाहिए सियासी एतबार से। ANP भी वहाँ सियासत में दिलचस्पी ले रही है। MQM जो है वो समझती है कि कराची और हैदराबाद उसका एक किला है और वो सियासी किला है जिसको वो किसी को फतह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है कि उसकी रवायती सीटें कम अज़ कम कराची में उसके पास रहें। तो ये एक सियासी मफादात की भी जंग है और जो क्रिमिनल लोग हैं और दहशत गर्द हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए सियासी और अमन अमान की सतह पर, लॉ एनफोर्समेंट की सतह पर कोई इकदाम सीरियसली नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें और तीनों स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब ने। और बढ़ते हैं आज के नवा वक्त कॉलम की जानिब। नजनाज का कॉलम डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा का कॉलम है। सब्र का पैमाना के उन्वान से आज इन्होंने कॉलम लिखा है। लिखते हैं कि लियोन पेनीटा ने कहा कि पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का खात्मा करने से कासिर रहा है और पाकिस्तान ये कार्रवाई करने से गुरेजा है, इसलिए अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। शेर रहमान ने कहा कि इस मौके पर जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए फासलों को कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में इस तरह के बयान से पाकिस्तान के सियासी और हुकूमती हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। आगे लिखते हैं कि अमेरिका ऐसे ही शहनशाही रोब और दबदबे के साथ पाकिस्तान के साथ पेश आया है। गुज़श्ता 50-55 बरस से अमेरिका ने पाकिस्तान को इतनी अहमियत भी नहीं दी जितनी एक मगरूर जागीरदार अपने मज़ारे को देता है। हमारे फौजी और सियासी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये समझती रही है कि ऊपर अल्लाह और नीचे अमेरिका है। इस पर मजीद बात करते हैं डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब से। हमारे साथ टेलीफोन पर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बस सब्र का पैमाना अगर लियोन पेनीटा का लबरेज हो सकता है तो ड्रोन अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के सब्र का पैमाना कब लबरेज होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि मैंने कॉलम के आखिर में लिखा है कि अमेरिका के सब्र का पैमाना तो खुदा जाने कब लबरेज होगा या नहीं होगा और छलकेगा या नहीं छलकेगा, लेकिन पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के सब्र का पैमाना छलक चुका है। और इससे पहले कैरी लूगर बिल, उसके बाद ISI को वजारत दाखिला के मातहत लाने की जो एक साजिश की गई थी वो, फिर उसके बाद पै ब पै अमेरिका ने दोस्ती के पर्दे में इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान से की है कि जो डिप्लोमेसी की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब भी फरीदा साहब पहले वो इंडिया गए और इंडिया जाकर उन्होंने वहां से दरखास्त की कि आप हमारा साथ दें और अफगानिस्तान के साथ मिलकर, यानी जो जिसे वो दहशतगर्दी कहते हैं, कि दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश करें। बात यह है कि फ्रंट लाइन इत्तेहादी तो पाकिस्तान है, हजारों नहीं बल्कि लाखों जानों की कुर्बानी पाकिस्तान दे चुका है और कम से कम $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान अपना नुकसान करवा चुका है। तो पाकिस्तान की उसकी वफाओं का सिला ये है कि सलाला में 24 हमारे फौजी शहीद कर दिए गए और उसके बाद उनके बारे में किसी तरह का कोई अभी तक ना कोई माफी मांगी गई, ना हरफ माजरत पेश किया गया। तो हुक्मरानों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब ये चाहिए कि उन्होंने पार्लियामेंट की जो करारदादें आ चुकी हैं उन पर 100% अमल दरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब। नाज़रीन, कॉलम जरूर पढ़िएगा डॉक्टर साहब को। और अब बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन, आज का नवा वक्त इदारिया है पंजाब के बजट के हवाले से। पंजाब का मुतवाजन बजट, कालाबाग डैम नजरअंदाज, सवालिया निशान। पंजाब असम्बली में 2012-13 का 7 खरब 82 अरब 86 करोड़ का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया, जिसमें आइंदा माली साल के लिए तरक्याती कामों के लिए 250 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा होगा। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 6 मकामात पर 50-50 मेगावाट के कोयले से चलने वाले प्लांट लगेंगे। काबीना के अखराजात में 50% कमी होगी। लेकिन आखिरी लाइन यह है कि पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी कालाबाग डैम की स्टडी और फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए ही मुख्तस किए हैं। कालाबाग डैम की स्टडी और फिजिबिलिटी तैयार है, इसकी तामीर की सहूलतों पर अरबों रुपए लग चुके हैं। अब तो इसकी तामीर की तकमील करनी चाहिए। महज 10 लाख रुपया मुख्तस करना इस अजीम तरीन मनसूबे को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। और इस पर हम बात करेंगे मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब से। जावेद सिद्दीकी साहब, पंजाब हुकूमत ने भी
कालाबाग डैम को एक बार फिर इस बजट में नजरअंदाज कर दिया है, क्यों? देखिए, मैं समझता हूं कि माफ कीजिए, जो पंजाब हुकूमत है उसको चाहिए था कि वो कम अज कम इनिशिएटिव लेते और इस बजट में वो कालाबाग डैम के लिए रकम मुख्तस करते और इस अज़्म का इजहार करते कि हर सूरत में कालाबाग डैम जो है वो तामीर किया जाएगा, क्योंकि उससे कम अज कम 4000 मेगावाट बिजली जो है वो मिलती है। इसके अलावा आबपाशी का एक निज़ाम जो है इससे वजह होता है और पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो है तवानाई के और आबपाशी के वो ख़त्म होते हैं। बदकिस्मती की बात है कि पंजाब की हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज किया है और कोयले से बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ मंसूबे जो है उन पर अखराजात करने का ऐलान किया है, लेकिन बुनियादी जो इशू है वो कालाबाग डैम का है और इसको इन्होंने नज़रअंदाज किया है। वफाकी हुकूमत जो है वो तो ख़ास साफ तौर पर कह चुकी है कि हम किसी सूरत में कालाबाग डैम बनाने के मुतामिल नहीं हो सकते, इस पर पहले इत्तफाक राय होना चाहिए और इसलिए वो तो बिल्कुल इनकारी हैं। लेकिन जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, इनको चाहिए था कि सबसे ज़्यादा तवानाई के बहरान के खिलाफ पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और अबलन वो जाके एहतजाज में शरीक होते हैं। तो इस तवानाई के बहरान को हल करने के लिए अगर कालाबाग डैम बनाया जाए, जिसकी अशद ज़रूरत है, तो ये मसला जो है कौमी सतह पर हल होता है। लेकिन इसके लिए अफसोस की बात यह है कि इन्होंने भी एक तरह से इसको नज़रअंदाज कर दिया है और मैं समझता हूँ कि मसलियत का शिकार हो गए। तो अगर तवानाई का मसला पाकिस्तान में हल होना है तो वो तमाम माहिरीन, बैरूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली पैदा करना पड़ेगी और उसके लिए सबसे ज़्यादा फीजेबल जो प्रोजेक्ट है वो कालाबाग डैम का है। बादशाह डैम जो है वो भी ज़ेर तामीर है, लेकिन उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 अरब डॉलर खर्च होगा और बहुत मुश्किल डैम है। उसके मुकाबले में इसकी तमाम स्टडी हो चुकी है, इसमें तो सिविल वर्क्स भी जो है वो तामीर किए जा चुके थे। अगर इस पर काम होता तो बरस पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका होता और पाकिस्तान को आज जिस बिजली और तवानाई के बहरान का सामना है वो ना होता और पाकिस्तान में आबपाशी की जो इस वक्त जो पानी की किल्लत है वो भी ख़त्म हो चुकी होती। लाखों क्यूसेक फिट पानी जो है इस वक्त समंदर में जा रहा है और ज़ाया हो रहा है और ये इस वजह से हो रहा है कि कालाबाग डैम जो है वो नहीं बना और चंद सियासी कुव्वतों की सियासतबाजी की वजह से, सियासत गरी की वजह से ये जो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान की मईशत जो है इससे तबाह हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को ये जरूर रखना चाहिए था, इसके लिए मुख्तस करनी चाहिए थी रकम। जी जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह में भी बशर्ते ज़िंदगी आपसे बात होगी। और नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह शामिल करना चाहेंगे। अफसरान हुकूमत से खिताब किया चिटागोंग में 25 मार्च 1948 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप पाकिस्तान के खादिम हैं। खादिम अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से सिर्फ खिदमत करके ही ओहदा बरा हो सकते हैं। अगर आप भी किसी शख्स या किसी इदारे या तंजीम से मामला करते वक्त सब्र व तहम्मुल से काम लें तो बिलाखिर आप फ़ायदे में रहेंगे। ये थी नाज़रीन आज का नवाब वक्त टुडे। शाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।